हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी पेपर 2 का टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बिहार स्टेट 2024 और बीपीएससी 3.0 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरी एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 और क्लास 12 का क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है सिर्फ 300 में, जो आपके सिलेबस को 100% कवर करता है और फर्स्ट अटेम्प्ट में आप पेपर को क्लियर कर सकते हो अगर आप अच्छे से नोट्स कंप्लीट करते हो। तो लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट टाइम पेपर देने जा रहे हैं चाहे सेकंड टाइम, अगर आपको फर्स्ट टाइम में पेपर क्लियर करना है, उसको रिलेटेड कोई भी आपके पास क्वेश्चन है, कोई भी डाउट हो, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। जितना जैसे मैंने अपना स्टेट बीपीएससी पेपर क्वालिफाई करा था, उस बेस पे, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको हेल्प अपनी तरफ से ज़रूर करूँगा। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। पहला क्वेश्चन है, इस प्रकार के मनोविदिलता व्यवहार में माता-पिता अपने बच्चे को 2 विरोधाभासी संदेश देते हैं। जब भी बात आए विरोधाभासी, 2 विरोधाभासी, तो इसको कहा जाता है डबल माइंड। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। यहाँ पे देख भी सकते हैं कि मनोविदिलता में डबल माइंड से तात्पर्य ये है कि 2 ऐसे विचार जो आपस में विरोधाभासी होते हैं। इसको लेकर 1956 में बेटसन और उनके सहयोगी ने डबल माइंड पद का प्रतिपादन किया था। इसको नोट डाउन जरूर कर लेना। 1956 में डबल माइंड का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा? तो बेटसन और उनके कुछ सहयोगियों द्वारा। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अत्यंत लघु साक्ष्य का शून्य साक्ष्य के आधार पर रचित इस निष्कर्ष या डैश कहा जाता है। पहला ऑप्शन है संशोधन अनुमान, चयनित, अति या ऑप्शन डी है आवर्धन एवं न्यूनीकरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किसने समूह को वर्गीकरण क्षैतिज एवं हॉरिजॉन्टल रूप में किया था? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने अगर बीपीएससी 2.0 का क्वेश्चन देखा होगा तो आपको आइडिया लग गया होगा क्वेश्चन का लेवल कैसा पूछा जा सकता है। याद रखिएगा, ये सवाल आपसे पूछ रहा है कि किसने क्लासिफाइड किया था ग्रुप्स को वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा मिलर। मिलर एक समाज मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं जिन्होंने समूह का वर्गीकरण हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के रूप में किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भरे जाने वाले पद की आवश्यकताओं को स्पष्ट विशेष वर्णन क्या कहलाता है? क्या उसे हम कार्य विश्लेषण कहते हैं, कार्य अभिकल्प, कार्य विवरण या ऑप्शन डी है कार्य विशिष्टा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा जॉब एनालिसिस, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 5 है, यह उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो भावी कर्मचारियों की खोज और उनको संगठन में नौकरी हेतु आवेदन के लिए प्रेरित करता है। उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको हम रिक्वायरमेंट कहते हैं। अगर किसी भी चीज़ में वैकेंसी आती है तो आपको रिक्वायरमेंट आती है, चाहे आपके बिहार टीचर की नौकरी हो, चाहे आप साइकोलॉजी का प्रोफेसर बनना चाहते हो, किसी भी फील्ड में आपका वैकेंसी निकलता है, उसको हम रिक्वायरमेंट से फुलफिल करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। यह परीक्षण अभ्यर्थियों की योग्यता जैसे हस्तचलित निपुणता, ज्ञानात्मक योग्यता और आंख एवं हाथ के बीच परस्पर तालमेल का मापन करता है। मतलब ऐसा कौन सा टेस्ट है जो आपके मोटर एबिलिटी को, मैनुअल डायरेक्सिटी को, मोटर एबिलिटी, आई हैंड कोऑर्डिनेशन को जज करता है, उसको मेजर करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा साइकोमोटर टेस्ट से आप अपनी आंख हाथ के बीच परस्पर तालमेल को भी आप उसे टेस्ट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, औद्योगिक संबंधों को प्रभावित करने वाले इस कारक में सरकारी नीति, स्वैच्छिक न्यायालय, श्रम व्यवस्थापन आदि सम्मिलित है। आर्थिक कारक, संस्थागत कारक, प्राविधिक कारक या ऑप्शन डी है सामाजिक कारक।
तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा इंस्टेंशुअल फैक्टर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, उद्योग के सामान्य कार्यकरण में विघटन उत्पन्न करना किसका एक लक्ष्य माना जाता है? तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, उसको हम बायकॉट करते हैं, उसको हम बहिष्कार करते हैं। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, यह प्रेरक सहज है एवं शारीरिक आवश्यकताओं पर आधारित है। क्या वो सामान्य है, पॉजिटिव है, प्राथमिक है या ऑप्शन डी है सेकेंडरी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा प्राइमरी। जो भी आपके प्रेरक सहज होते हैं, जो आपकी शारीरिक आवश्यकताएँ होते हैं, उसे हम प्राइमरी में कंसीडर करते हैं। सेकेंडरी में आपका स्कूल आ गया, जो भी बाहरी क्रियाकलाप होते हैं, जो आपकी लाइफ से बाहर के क्रियाकलाप होते हैं, उसे हम सेकेंडरी में कंसीडर करते हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका सी, आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 है, इस प्रकार के साक्षात्कार में अभ्यर्थी को अपने बारे में बताने का अवसर दिया जाता है। मतलब ऐसा कौन-सा इंटरव्यू है, जो अपने आप को स्टूडेंट को अपने आप में ज़ाहिर करने को, एक्सप्लोर करने का मौका दिया जाता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनसांचलित साक्षात्कार, ऑप्शन बी। गलती से भी इनफॉर्मल इंटरव्यू टिक आउट मत करना, नहीं तो आपका 1 नंबर फ्री में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया है? तो मैंने आपने एनसीईआरटी में जब से साइकोलॉजी स्टार्ट हुआ है, मैंने सिगमंड फ्रायड को लेकर बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स आपको बताए हुए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो एनसीईआरटी वीडियो ज़रूर देखिएगा क्लास 11, क्लास 12 का। उसमें मैंने हर एक पॉइंट को अच्छे से काफ़ी एक्सप्लेन करके आपको बताया हुआ है। और आपको तो याद होगा मनोविश्लेषण सिद्धांत आपके फ्रायड साहब ने दिया था। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्यक्तित्व के स्वतः सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया? इस सवाल को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट जरूर कर लेना। ये 100% आपके सवाल पूछा जा सकता है और मैंने आपको बताया भी था कि सेल्फ थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी आपके कॉल रोजर ने दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, वो प्रकृति क्या है जिसके अंतर्गत संवेदन आगत की प्राप्ति और उसको लेखन में परिवर्तित करके भंडारण किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एन्कोडिंग कहते हैं, डिकोडिंग, रिकोडिंग या ऑप्शन डी है रिट्रीविंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा एन्कोडिंग। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस प्रकार की स्मृति में व्यक्ति जागरूक न होने के बावजूद भी अपने आयामी निष्पादन एवं व्यवहार को प्रभावित कर सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, इम्पैक्ट मेमोरी, जिसे आप अंतर्निहित स्मृति के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि किसने कहा कि अभिवृत्ति एवं विश्वास दोनों परस्पर संबंधित है? ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है और मैंने जस्ट आपका स्टेट और बीपीएससी का दोनों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट कराया हुआ है, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। एग्ज़ाम से पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख कर ही जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत बार होता है कि सेम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने कराया हुआ है, उसे आप ज़रूर देख कर जाना। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है? तो आपको पता होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रच एवं क्रचफील्ड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस प्रकार का अवदान इच्छित क्रियाओं को पुनरावृत्ति से प्राप्त होता है? ऑप्शन है बाध्य, तत्कालीन, अंतर्निहित या ऑप्शन डी है सुव्यक्त। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा एस्पेक्ट, ऑप्शन डी। यहाँ पे आप जो प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा, आप यहाँ पे आराम से हर एक लाइन को पढ़ के भी आप समझ सकते हो कि जब कोई व्यक्ति किसी इच्छित क्रिया को बार-बार दोहराता है, उस क्रियाकलाप को फलस्वरूप उससे हम संयुक्त अवदान प्राप्त करते हैं। जैसे कि आपको आसान क्वेश्चन आपको अच्छा लगता है, बार-बार वीडियो देखते हो, बार-बार अपने आप को समझाते हो, देखो मैंने कितने अच्छे सारे क्वेश्चन को आंसर कर पा रहा हूँ और आपको काफ़ी मज़ा भी आता है वैसे क्वेश्चन बनाने में, जो आपको पहले से पता हो। तो ऐसे क्रिया को हम कहते हैं एस्पेक्ट, मतलब सुव्यक्त। जो कोई काम को बार-बार करने में आपको मज़ा है, उसे हम एक्सप्लेट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन को लंबा देखकर डर मत जाना। ये किस प्रकार के अधिगम का उदाहरण है,
दफ्तर से घर लौटने के बाद एक पिता अपने बेटा को भयभीत करने के लिए हमेशा गाली-गलौज करता है और उसे दंड देता है। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है क्योंकि मैंने आपको बताया था क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में, जिसकी प्रतिपादन आपके पावलोव साहब करते हैं, जिन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था, स्टिमुलस पे प्रयोग किया था और स्टिमुलस इसमें क्या है? स्टिमुलस इसमें गाली-गलौज है, ठीक है? और दंड जो देता है, वो दंड अपने बेटे को देता है, जहाँ पर बेटा आपका यहाँ पर कुत्ते के समान माना जा रहा है, ठीक है? जिसको दंड दे रहा है और स्टिमुलस क्या है? उद्दीपक क्या है? उद्दीपक आपका गाली-गलौज है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी होगा, क्लासिकल कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दिया है? तो ऑपरेंट कंडीशनिंग आपके स्किनर ने दिया है। इसे भी आप याद रखना, स्किनर, जिसको हिंदी में आप क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन यहाँ पे लिखा भी है, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, और आरएस थ्योरी के नाम से भी आप जानते हैं। अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया है? तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत आपके थॉर्नडाइक ने दिया है, इनसाइट थ्योरी, ठीक है? ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, जटिल व्यवहार जो समस्त उपजातियों के बीच कठोरता से गहरा है और अनधिगमान्वित क्या कहलाता है? क्या उसे छाप कहते हैं, मूल प्रवृत्ति कहते हैं, इमोशन, या ऑप्शन डी है फीलिंग? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, मूल प्रवृत्ति। और जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। एक लाइक, एक शेयर आपको बस मुझे मोटिवेट करता है आप लोग के लिए और ज़्यादा वीडियो बनाने की और ज़्यादा मेहनत करने की। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। आपको बताना है कि विद्युत आघात एवं उच्च ध्वनि किस प्रकार के पुनर्वलन का उदाहरण है? तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो भी अगर एग्ज़ाम्पल आप कोई आपके एक्सपीरियंस से आने वाले कल, जैसे कि अगर आपने बीएड करा हुआ है, ठीक है? बीएड आपने करा है और तब जाकर आप सीटेट का एग्ज़ाम, चाहे आपका स्टेट का एग्ज़ाम दे पा रहे हो, तो बीएड आपका क्या है? बीएड आपका एक एक्सपीरियंस का काम कर रहा है। अगर आपने सीटेट अच्छे से पढ़ा है, तो आप स्टेट में पेपर आसानी से क्वालीफ़ाई कर सकते हो, क्योंकि स्टेट आपका सीटेट के बेसिस पे है, आर्ट्स ऑफ टीचिंग इसमें पूछा जाता है, तो कहीं न कहीं आपके एक्सपीरियंस जो आपका इसमें सपोर्ट कर रहा है, तो उसको कहेंगे पॉज़िटिव। लेकिन अगर कोई काम ऐसा है जो कोई भी हेल्प नहीं मिल रहा है आपके एक्सपीरियंस से, तो उसे हम कहेंगे नेगेटिव। तो इसमें जो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 20 है, रेटिना में अवसादी स्पॉट जो कि दृष्टि क्षेत्र के केंद्र में होता है, जहाँ की प्रायः प्रतिबिंब स्पष्ट केंद्रित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम फोविया कहते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। सभी प्रज्यों के लिए प्रयोग में प्रकाश की मात्रा बराबर रखना क्या कहलाता है? क्या उसे विलोपन कहते हैं, दशाओं की स्थिरता, संतुलन, या ऑप्शन डी है प्रति संतुलन? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, कंसिस्टेंसी ऑफ कंटेंशन, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सा टाइपराइटर शिक्षण के समान है? तो ये सवाल हमने एनसीईआरटी में कंप्लीट करा हुआ है। आपको मैंने उस टाइम भी बताया था कि जो आपका टाइपराइटर है, वो आपके पियानो के समान माना जाता है। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। जब हम प्रेरणा की बात करते हैं, तब अधिकतर हम लोग किस तत्व पर केंद्रित करते हैं? दिशा पे, दृढ़ता पे, निष्पादन पे, या ऑप्शन डी है तीव्रता? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, इंटेंसिटी। जब भी हम मोटिवेशन की बात करते हैं, तो अधिकतर लोग इंटेंसिटी पे ज़्यादा फोकस करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्लेन की चलाना सीखना किस प्रकार अधिगम का उदाहरण है? मतलब कोई बच्चा, कोई इंसान प्लेन चलाना सीख रहा है, तो किस प्रकार का लर्निंग है, किस प्रकार का अधिगम का उदाहरण है, आपको ये बताना है। क्या वो पर्सनैलिटी है, क्या वो बुद्धि है, एप्टीट्यूड है, या ऑप्शन डी आर्ट है? तो याद रखना, एक एप्टीट्यूड है, ये होता है हर किसी के अंदर जो नहीं पाई जाती है। अगर हर कोई प्लेन चला नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर एक एप्टीट्यूड नहीं होता, उसके अंदर एगोता नहीं होती है प्लेन चलाने की। उसके अंदर पर्सनैलिटी होती है, उसके अंदर बुद्धि भी है और उसके अंदर कला भी है, तभी जाकर बाइक, साइकिल चला रहा है। लेकिन प्लेन चलाने के लिए आपको एप्टीट्यूड और आपको कुछ योग्यता होती है, उसको आपके अंदर होनी चाहिए। इसलिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, लोग के प्रतिनिधि समूह जिसके लिए परीक्षण आसियत है तथा प्राप्त अंकों का विन्यास है, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा,
मानक जिसे हम इंग्लिश में नॉर्म्स कहते हैं। और आप लोग के लिए जो भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो 50 नंबर का डेली आपको शाम 6 बजे आर्ट्स ऑफ टीचिंग का क्लास चलता है। काफ़ी डिटेल में आपको बताया जा रहा है और इसमें हम टोटल 2023 से लेकर 2020 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी बिहार स्टेट क्वालीफाई करने के लिए। क्योंकि आर्ट्स ऑफ टीचिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 50 में से 38 से 40 नंबर आसानी से ला सकते हो। तो उस वीडियो को ज़रूर जाकर चेकआउट करना, काफ़ी आपको पसंद आएगी क्योंकि उसमें हर एक पॉइंट को काफ़ी डिटेल में मैं बताता चल रहा हूँ। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? तो जस्ट मैंने आपको बताया था 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 26 है, वैभिन्यपूर्ण चिंतन के सांप्रदायिक के प्रवर्तक कौन है? मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है? एक होता है डाइवर्जेंट, एक होता है कन्वर्जेंट। ठीक है? आपने देखा होगा जो आप बाइक साइकिल चलाते हो तो डाइवर्ट करते हो। मतलब डाइवर्ट करना क्या हुआ कि हर जगह आप डाइवर्ट कर सकते हो। लेकिन कन्वर्जन मतलब क्या होता है? सीधा। इसे अदर नेम में इसे ओपन एंडेड बोलते हैं और इसको क्लोज एंडेड बोलते हैं। ठीक है? जैसे कि डाइवर्जेंट मतलब हुआ कि अलग-अलग तरीके से आप सोच सकते हो। एक ही क्वेश्चन को बहुत तरीकों से सॉल्व कर पाना उसे डाइवर्जेंट कहते हैं और एक क्वेश्चन को बस एक ही आंसर में दे पाना उसको कन्वर्जन कहते हैं। तो डाइवर्जेंट के प्रतिपादक किसे माना जाता है आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का 26 का राइट आंसर होगा गिलफर्ड। याद रखना गिलफर्ड ने आपके डाइवर्जेंट थिंकिंग के कांसेप्ट दिया था। स्पीयरमैन ने टू फैक्टर थ्योरी दी थी, इसे भी आप याद रखिएगा जिसे आप स्पेसिफिक टू जनरल काउंट करते हो। स्पेसिफिक टू जनरल जिसे सामान्य टू विशिष्ट कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, असामान्यता का चिकित्सीय प्रतिमान इस तर्क से समर्थित है कि चुप व्यक्ति अपने बेतुके व्यवहार के बारे में सोचता है कि वो डैश है। तो इस क्वेश्चन 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, उनकी अपनी जिम्मेदारी नहीं मानते ऐसे सूक्ष्म व्यक्ति होते हैं। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 28 है, आपको बताना है कि ये परीक्षण नियोजकों द्वारा कर्मचारियों का चयन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर कोई ऐसा कौन-सा एग्ज़ाम है जिसमें कर्मचारियों को चयन करने के लिए उस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? क्या साइकोमोटर टेस्ट है, गेटवर्ड रिकॉर्ड टेस्ट है, वोकेशनल एप्टीट्यूड या ऑप्शन डी है स्कोलेटिक एप्टीट्यूड टेस्ट? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी होगा, वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पूछे हुए सवाल है, तो हर एक क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लीजिएगा, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देख कर बनाइएगा, ठीक है? और आज के प्रैक्टिस सेट में हम टोटल 28 क्वेश्चन रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम और टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रैक्टिस सेट ये काफ़ी पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम में पेपर क्लियर करना चाहते हो, कोई भी आपको दिक्कत हो रही है, एग्ज़ाम को लेकर अगर आप टेंशन में हो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। आपको हेल्प ज़रूर दी जाएगी अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। इसको अगर नोट्स लेते हो तो आपका 100% सिलेबस कवर हो जाता है और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर को क्लियर कर सकते हो। अगर मैं जितना आपको समझाऊँ, जितना आपको बताऊँ, अगर आप उतना कर लेते हो तो आप आसानी से फर्स्ट पेपर को क्लियर कर सकते हो। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।